गाइस, आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे शॉशैंक रिडेम्पशन। 1994 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.3, हाईएस्ट IMDb रेटिंग एवर। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी की शुरुआत होती है और एक आदमी जिसका नाम एंडी डुफ्रेन है, उसे एक मर्डरर की तरह कोर्ट में खड़ा किया गया होता है। उस पर आरोप होता है कि उसने अपनी बीवी का और उसके बॉयफ्रेंड का खून किया होता है, क्योंकि उसके बीवी का किसी और आदमी के साथ संबंध था। हालांकि वो मना कर देता है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ होने के कारण वो उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अगले सीन में देखते हैं एक आदमी जिसका नाम रेड है, उसे एक जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ सवाल जवाब के बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। असल में ये कैदी एक इंटरव्यू दे रहा है जिसमें ये देखा जाता है कि वो आदमी जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार है या नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी डुफ्रेन को लाया जाता है जेल में दूसरे नए कैदियों के साथ एक बस में। आगे दिखाते हैं कि रेड और उसके साथी उन नए कैदियों के ऊपर इस बात की बोली लगाते हैं कि पहली रात जेल में कौन टूटेगा या फिर स्लैश रोएगा। आगे देखते हैं कि नए कैदियों को जेल के वार्डन से मिलवाया जाता है। वो उन्हें जेल के कुछ रूल्स बताता है, जिसमें पहला महत्वपूर्ण रूल होता है कि कोई ईश्वर की निंदा नहीं करेगा, और बाकी रूल्स के लिए वो ये बोल देता है कि तुम जल्दी सीख जाओगे। अगले सीन में कैदियों को उनके लॉकर में भेज दिया जाता है, जिसमें एंडी भी शामिल होता है। आगे देखते हैं कि एक मोटा आदमी पहली रात में रो पड़ता है, जिसके कारण गार्ड आते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, जिसके कारण वो बच नहीं पाता और मारा जाता है। अगली सुबह जब रेड एंडी को देखता है तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, जिसके कारण रेड सिगरेट के 2 पैकेट हार जाता है। असल में रेड की जेल में इतने सालों से रहने के कारण सेटिंग होती है, जिसके कारण वो सिगरेट का इंतजाम करता है और बाकी कई चीज़ों का। एंडी डुफ्रेन अगले 1 महीने तक किसी से भी बात नहीं करता, पर अचानक एक दिन वो रेड से एक रॉक हथौड़ा मंगवाता है 6-7 इंच लंबा। रेड उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे यहाँ की दीवारें तोड़ते तोड़ते 600 साल लग जाएंगे। एंडी डुफ्रेन उसे बताता है कि उसे केवल पत्थर की मूर्तियाँ तराशने का शौक है। अगले सीन में रेड एंडी तक वो हथौड़ा पहुँचा देता है। आगे देखते हैं कि एंडी को 3 लोग उसके रेप करने की कोशिश करते हैं, पर एंडी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर फिर वो 3 लोग उसे बुरी तरह मार के चले जाते हैं। अगले 2 सालों तक उसके चेहरे पर हर बार वो घाव दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कि जेल के वार्डन उन सबको बताता है कि छत पर काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए। उसके लिए वो 100 से अधिक लोग अपना नाम देते हैं, पर रेड की पहचान होने के कारण वो अपने और अपने दोस्तों का नाम देता है, जिसमें एंडी भी शामिल होता है। अगले सीन में वो सब छत में काम करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर 3 ऑफिसर बात कर रहे होते हैं, जिसमें उनका लीडर हेडली होता है। वो बोलता है कि उसके भाई के मरने के बाद उसकी दौलत में से उसे $35,000 मिले हैं, पर सरकार उसमें से ज़्यादातर टैक्स के रूप में ले लेगी। तो एंडी ये सब सुन लेता है। वो उन सब ऑफिसर्स की तरफ बढ़ता है। रेड और उसके साथी मना करते हैं, लेकिन वो हेडली से बोलता है कि वो अपने सारे पैसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दे, क्योंकि इससे $35,000 का टैक्स बच जाए। और वो उसे ये भी बोलता है कि वो उसके लिए ITR भी फाइल कर देगा, जबकि वकील से यह काम करवाने पर पैसे लगेंगे, और वो फ्री में काम कर देगा क्योंकि वो पहले एक बैंकर था। पर वो अपने हर साथी के लिए 3 बियर पर हेड मंगवाता है। इस बात के लिए हेडली मान जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो सब छत पर आराम से बियर का मजा लेते हैं, पर एंडी बियर के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने ये सब छोड़ दिया था। इससे उन सब में थोड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में मूवी के टाइम एंडी रेड से मिलता है। वो उसे वहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि उनको एक ही मूवी बार बार दिखाई जाती है, इसलिए एंडी वहाँ से निकल जाता है। आगे एंडी को फिर से वो तीनों पीटते हैं और बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, इसलिए उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, और उस आदमी को अंधेरे कमरे में हेडली उस आदमी को जिसने एंडी को मारा था उसे उसी के सेल में बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण उसकी टांगें टूट जाती है। उसके बाद जब एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है तो रेड
और उसके साथ ही उसे एक लड़की के पोस्टर गिफ्ट करते हैं। अगले सीन में वार्डन सभी सेल की तलाशी लेता है पर उसे एंडी के सेल में पत्थर की मूर्तियों के अलावा कुछ खास नहीं मिलता। वो उसके हाथ में एक बाइबल देखता है। क्योंकि वो भगवान में विश्वास रखता था इसलिए वो उसे थोड़ी बहुत बाइबल के बारे में पूछताछ करता है, पर उसके जवाबों से वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और अगले सीन में वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वार्डन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लॉन्ड्री का काम पसंद है। इस पर एंडी उसे मना कर देता है, जिसके बाद वार्डन उसे लाइब्रेरी का काम सौंप देता है। वहाँ पर एंडी को ब्रूक्स नाम का एक लाइब्रेरियन मिलता है जो 50 सालों से यही काम करता है। अगले सीन में हेडली अपने एक दोस्त को एंडी के बारे में बताता है। क्योंकि वो एक बैंकर होता है तो वो उसका भी ITR फाइल कर देता है और वो इस तरह से काम करता है कि उन लोगों को टैक्स ना देना पड़े। आगे एंडी वार्डन से मिलता है और उसे लाइब्रेरी के लिए फंड मांगता है, पर वो उसे मना कर देता है। वार्डन उसे बोलता है कि तुम सरकार को लेटर लिख सकते हो, मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। एंडी हर हफ्ते सरकार को लेटर लिखता है पर उसे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अगले सीन में देखते हैं कि वार्डन समेत कई लोग काला धन छुपाने के लिए एंडी के पास से अपना ITR फाइल करवाते हैं और काम इतना ज़्यादा होता है कि वो रेड को अपना हेल्पर बना लेता है। यहीं पर एक सीन आता है जिसमें ब्रूक अपने एक साथी की गर्दन पर चाकू रखे हुए है। वो इसलिए क्योंकि ब्रूक्स को जेल से आज़ाद किया जा रहा है और वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता 50 साल जेल में गुजारने के बाद। पर एंडी और रेड की समझाने के बाद वो चाकू नीचे रख देता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो जेल से बाहर है पर उसे बाहर आने की खुशी नहीं है। वो बाहर की दुनिया में काफ़ी डर के जीता है। उसे वहाँ पर एक घर और एक नौकरी भी मिल जाती है, पर इन सब से खुश ना होने के कारण वो सुसाइड कर लेता है। वो इस बात का पता एंडी और बाकी लोगों को उसके भेजे गए लेटर से पता चल जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि एंडी को सरकार को एंडी के भेजे गए रेगुलर लेटर की वजह से $200 और कुछ किताबें मिलती है, पर इतने से पैसों से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं था, तो वो सरकार को हर हफ्ते 2 लेटर भेजने का निर्णय करता है। इसके साथ एंडी उस लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लेता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कैदी आराम से पढ़ पाते थे। आगे वार्डन कैदियों को बाहर काम के लिए लेके जाता है। वो इससे काफ़ी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा करके उनके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी सारा काला धन जमा हो जाता है और एंडी उस काले धन को सफ़ेद करने का काम करता है। आगे देखते हैं कि एंडी रेड को बताता है कि उसने एक आदमी जिसका नाम रैंडल स्टीवन है उसको वार्डन के उन कागज़ों के जरिए क्रिएट किया है। उसकी रियल दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो उन डॉक्यूमेंट्स में वार्डन के उन काले धंधों में उसका एक पार्टनर की तरह जिंदा है, जिसकी वजह से पुलिस उस आदमी और उससे जुड़े काम को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अगले सीन में उस जेल में एक और बंदा एंटर करता है जिसका नाम होता है टॉमी बिलियंस। वो एंडी के बारे में काफ़ी सुनता है, जिसके कारण वो उससे हेल्प मांगता है अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए और एंडी मान जाता है। आगे देखते हैं टॉमी रेड को एंडी के गुनाह के बारे में पूछता है। रेड उसे बताता है कि एंडी ने अपनी वाइफ और उसके लवर का खून किया था। आगे टॉमी रेड और एंडी को बताता है कि जब वो एक जेल में था तब उसके साथ रह रहे एक कैदी ने उसे बताया था कि जब वो एक दिन एक घर में चोरी कर रहा था तब उस घर के मालिक ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से उसने उसको और उसकी साथ सो रही लड़की को मार दिया। और बाद में उसे पता चला कि उन दोनों के मरने के जुर्म में उस लड़की के पति जो कि बैंकर था उसे सजा हो गई। ये सब बात एंडी वार्डन को बताता है और वार्डन को बताता है कि वो निर्दोष है और उसके पास टॉमी एक गवाह भी है। पर वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि एंडी उसके बहुत काम का आदमी था जो कि उसके काले धन को सफ़ेद में बदल रहा था। इस बात से एंडी वार्डन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, जिसके कारण वो उसे फिर से उस अंधेरे कमरे में 1 महीने के लिए भेज देता है। इतनी भारी सजा किसी को आज तक नहीं मिली थी, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था।
अब तक एंडी को यहाँ पर 19 साल हो चुके हैं। इसी बीच वार्डन टॉमी विलियम्स को जेल के बाहर बुलाकर उसे धोखे से गोली मरवा देता है ताकि एंडी का गवाह खत्म हो जाए और वो जिंदगी भर के लिए उसी जेल में वार्डन के काले पैसे को सफ़ेद करता रहे। अगले सीन में वार्डन एंडी से मिलता है और उसे बताता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश करते हुए मारा गया, पर एंडी को सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे बोलता है कि वो अपना काम किसी और से करवा ले। इससे वार्डन गुस्सा होकर एक और महीने के लिए उसे उस अंधेरे कमरे में बंद करवा देता है। अगले सीन में देखते हैं कि एंडी रेड से मिलता है। एंडी उसे बोलता है कि वो जब इस जेल से बाहर निकलेगा तब वो मैक्सिको के एक बीच पर बसे एक शहर में जाएगा और वहाँ एक होटल खोलेगा। कुछ नावों को ठीक करके अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने निकल जाएगा, पर रेड उसे बोलता है कि ये सब सपने हैं और वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। उसकी पूरी ज़िंदगी यही निकल जाएगी, यही सच्चाई है। एंडी वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर जाने से पहले वो रेड को बोलता है कि वो बक्सटर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, क्या तुम उस जगह को जानते हो? पर रेड बोलता है कि वहाँ तो बहुत सारे मैदान हैं। एंडी बोलता है कि एक खास मैदान है जिस पर एक पत्थर की दीवार है, उसके पत्थर की दीवारों के आगे एक पेड़ है, वहाँ पर उसने कुछ छुपा कर रखा है। जब भी वो जेल से छूटे उस पेड़ से वो चीज़ निकाल लेना। रेड कुछ समझ नहीं पाता और एंडी उसको बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं रेड और बाकी सब एंडी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि दोपहर को एंडी उसके पास आया था और उसने उससे रस्सी मांगी थी और उसने दे दी। इससे उनको रियलाइज होता है कि आज रात को कुछ तो होने वाला है। फिर देखते हैं कि एंडी वार्डन के अकाउंट का काम करके उसके पेपर बदल कर दूसरे पेपर उस लॉकर में रख देता है जहां पर वार्डन के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद वार्डन उसे जूते चमकाने के काम देकर वहां से निकल जाता है। आगे देखते हैं कि जब सब सो जाते हैं और सबके सेल लॉक हो जाते हैं तब हम एंडी के हाथ में एक रस्सी देखते हैं। इधर रेड को भी परेशानी होती है कि आज एंडी कुछ करने वाला है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह जब सब कैदियों को हाजिरी के लिए सबको बाहर बुलाया जाता है तो एंडी बाहर नहीं आता। गार्ड उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है, फिर भी वो बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से वो उसके सेल में जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। इधर दिखाते हैं कि जब वार्डन अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो उसके जूते के बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। इस बात से वो हैरान होता है। तभी सायरन बजता है और वार्डन को अगले सीन में एंडी के सेल में दिखाया जाता है। वहाँ पर उसे उन पत्थरों की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो रेड को उस सेल में बुलाता है पूछताछ के लिए, पर रेड को कुछ पता नहीं होता। वो गुस्से में उन पत्थर की मूर्तियों में से एक पत्थर की छोटी सी मूर्ति को उठाकर उस पोस्टर पर मारता है, पर वो छोटी मूर्ति उस पत्थर के आर पार हो जाती है। वो उस पोस्टर को हटाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग होती है। आगे गार्ड उसके पीछे जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर साबुन, हथौड़ा और उसके फटे पुराने गंदे कपड़े मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि एंडी ने उस छोटे से हथौड़े से 20 सालों तक एक सुरंग बनाई है और क्योंकि इतनी पुरानी दीवार और नमी होने के कारण उसे हेल्प भी मिलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पिछली रात एंडी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ वार्डन्स के जूते और उसके इस्त्री किए हुए कपड़े भी अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर ले जाता है। ये भी दिखाते हैं कि वो उस रस्सी के इस्तेमाल से उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पैरों से बांधने के लिए करता है। एंडी को जेल से निकलने के लिए एक गटर के पाइप से भी गुजरना पड़ता है जो कि 5 फुटबॉल के ग्राउंड जितना लंबा था। आगे ये भी दिखाते हैं कि एंडी उस आदमी का रूप ले लेता है जिसका नाम रैंडल स्टीवन होता है और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होता है। इसके अलावा उसके पास रैंडल स्टीवन के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वार्डन के काले धंधों का कच्चा चिट्ठा भी। इस बात से पता चलता है कि एंडी कई सालों से इन सब की तैयारी कर रहा था। वो उन सभी बैंक से पैसा निकालता है जहां वार्डन ने रैंडल स्टीवन के नाम से पैसा जमा करवाया था। इसके साथ ही एंडी वार्डन के काले धंधों की उस बुक को एक प्रेस को फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से अगली सुबह प्रेस में उसके काले धंधों की सारी बातें छप जाती है। जब वार्डन ये सब देखता है तो उसे यकीन नहीं होता।
और वो अपना लॉकर खोलता है, पर वहाँ उसके अकाउंट्स की जगह एक बाइबल होती है जिसमें हथौड़ी के आकार के पत्ते काटे हुए होते हैं। इसका मतलब कि एंडी डुफ्रेन उस छोटी हथौड़ी को उस बुक में छुपा के रखता था और उसके एक पेज पर लिखा होता है, डियर वार्डन, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े, वार्डन नॉर्टन अपने आप को गोली मार देता है। अगले सीन में वार्डन के मरने के कुछ दिनों बाद रेड को छोड़ दिया जाता है। रेड के छूटने के बाद वो भी ब्रूक्स की तरह कुछ दिनों तक उसी जगह पर काम करता है, पर उसे भी इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। उसे एंडी की बात याद होती है। वो पत्थरों की दीवार वाले उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसे पत्थरों के अंदर दबा हुआ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक लेटर और कुछ पैसे मिलते हैं। वो उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम छूट चुके हो। वो उसे मैक्सिको के उस जगह के बारे में याद दिलाता है जिसके बारे में उसने जेल में बात की थी। अगले सीन में रेड उन पैसों की हेल्प से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके एंडी तक पहुंचता है, जहां पर एंडी एक पुरानी बोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि उसने रेड को बताया था, वो दोनों मिलते हैं और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। ओके, if you like this video, then make sure you subscribe to this YouTube channel for regular updates. Okay guys, so that's it for today. I'll see you next one. Till then, bye bye.